it cannot be that one democracy has a right to comment on another, and that's part about promoting democracy globally. But when others do that, then it becomes foreign interference. And my personal view, which I have shared with many counterparts, is, look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. यहाँ पर भारत ने मेरे हिसाब से पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ से आएगा। इंडियन फॉरेन ऑफिस ने पकड़ के अमेरिकन की जो है वो थोड़ी धुलाई कर दी है, और वो धुलाई इस तरह की है, उन्होंने कहा भाई पहले आप हमें ये बताएं कि अमेरिका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम की क्या पोजीशन है। यदि रशिया टुडे कोई पीस चलाता है या कोई ओपिनियन पोल देता है या कुछ लोगों के व्यूज एक्सप्रेस करता है, तो वो कह देते हैं कि ये रशियन इंटरफेरेंस है। तो जयशंकर जी ने एक बड़ा क्लियर सा डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया वहां पर कि यार हम एक्टिवली कोई डॉलर को टारगेट नहीं कर रहे। इससे एक दो पहलू निकलते हैं कि देखिए यार, अगर आप अपनी औकात में रहेंगे, अपने हद में रहेंगे, तो हम ठीक है डॉलर को इतना टारगेट नहीं करेंगे। इजराइल ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है ईरान के अंदर, जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। अब अभी एक्स प्रेसिडेंट अहमद साहब का बयान आया है कि जी इजराइल ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आई.ई. ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका में बैठ करके एक ऐसा बयान दिया है जिससे बात से अमेरिका की बत्ती गुल हो गई है और पूरी दुनिया भारत को काफ़ी गौर से देख रही है, क्योंकि कल जयशंकर सर ने अमेरिकन जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका हर वक्त भारत के पॉलिटिकल इशू पर कमेंट करता है और अब अमेरिका तैयार हो जाए जब भारत की तरफ से भी इसी तरह के जवाब दिए जाएंगे अमेरिका को, और अमेरिका के इंटरनल मैटर्स में कमेंट किया जाएंगे, तब अमेरिका भारत के इन कमेंट्स को लेकर के रोने ना बैठ जाए। इसके बाद दोस्तों अमेरिका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया है कि भारत एक छोटा देश होने के बावजूद भी दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका को इतनी बड़ी जवाब दे रहा है, और इसी तरह से जवाब देने की हिम्मत अब तक किसी भी दुनिया के दूसरे देश ने नहीं दिखाई, जो इस वक्त भारत अमेरिका में बैठ करके उसे सुना रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ से आएगा। कल कुछ ऐसा ही हुआ। तो पहले बात करें कि भाई OCCRP की जो रिपोर्ट निकाली उन्होंने, वो चक्कर क्या है। देखिए, जब मोदी साहब वहां पर गए हुए थे तो वहां पर तो बड़े अरे मोदी साहब मोदी साहब मोदी साहब, वो मोदी साहब के जाने से पहले इन लोगों ने खालिस्तानियों के साथ व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग करी। इनको ये लगा कि मोदी साहब को थोड़ा सा बैकफुट में डालेंगे, इंडियन जो डेलीगेशन है उसको थोड़ा बैकफुट में डालेंगे, एंड कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना के जो भी उनको थोड़ी बहुत डिस्काउंट चाहिए थे भारत से वो ले पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जितनी भी चीजें हुई वो पर हम तो सारे बड़े खुश थे, क्योंकि खालिस्तानियों से प्रोटेस्ट कराए गए, बड़े खुश थे, क्योंकि देखिए जब एक बड़ा ग्लोबल लीडर जाता है तो ऐसी चीजें तो जरूर होती हैं और होनी भी चाहिए। इससे कोई एक्सपोज नहीं होता, सिर्फ अमेरिका की जो गंदी सी एस्टैब्लिशमेंट है वो खुद ही एक्सपोज हो जाती है। मोदी साहब वापस आए, उसके बाद EM जयशंकर वहीं पर थे। EM जयशंकर के साथ काफी सारे जो थिंक टैंक्स हैं, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मीटिंग्स करी जहां पर उन्होंने बहुत हार्ड चीजें बोली है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद USCIRF की एक रिपोर्ट आती है ऑन रिलीजियस फ्रीडम, और वो बोलते हैं कि भाई भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के ऊपर एक टैग दिया जाए। इन्होंने रिपोर्ट में मोदी अमित शाह को हेट स्पीच के लिए बोला है और रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम के लिए बोला है कि भैया आप अपने देश में लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं देते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जितने भी ये जो चीजें डेटा इसके अंदर निकला है, ये बड़ा सिमिलर है जो हमारे यूथ आइकॉन है, जो अमेरिका जाके जो बातें करी हैं उनसे बहुत बहुत सिमिलर है, और इसके भी कनेक्शंस आपको पता ही हैं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है, और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, सुनंदा वशिष्ठ जैसी जो लोग हैं, वो सारे USCIRF के पार्ट हैं। तो जब ये जो चीजें वहां पर अमेरिका में बोली गई, उनको बेसिकली इन्होंने नोट वोट करा, उसको एक रिपोर्ट में बनाया, और ये वेट कर रहे थे कि अभी भारत को किस टाइम पे इस चीज से अटैक किया जाएगा। ये एक देखिए इनकी एनुअल रिपोर्ट है पहले तो, ठीक है, ये एनुअल या बाय एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट
USCIRF की निकली थी रिलीजियस फ्रीडम्स के ऊपर, ये मई महीने में निकली थी। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट अभी कल परसों में निकली है, ये स्पेशली इंडिया के लिए बना के इन्होंने निकाली है। इनको लगा कि भाई इंडिया डर जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं गहरे राज्य के पास सिर्फ दो स्मॉल से टट्टू हैं, एक है ये USCIRF और दूसरा है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जो भारत के अंदर टट्टू हैं जिनको ये पैसे पूसे देते हैं, उसके बारे में मैं आपको भी एक अपडेट दूंगा और उसके बारे में खूब सारी और बात करेंगे रात को क्रैकडाउन एपिसोड में भी। तो हुआ क्या, ये रिपोर्ट के अंदर कहते हैं कि भाई माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में अब्यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि साहब देखिए जितने भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं भारत के अंदर, जो उन्होंने रीजनिंग दी, सबसे पहले बोला CAA, बोला कि साहब देखिए CAA में ना बहुत अगेंस्ट है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये चीज आपको समझ में आती है, जैसे जैसे स्वरा भास्कर जैसे लोग थे जिन्होंने ना एक्ट पढ़ा था, ना कुछ आंदोलनजीवी बन के CAA के अगेंस्ट में लगे हुए थे, ये US वाले उतने ही दिमाग वाले हैं। तो ये चीज हमारे को बड़ी क्लियर हो जाती है कि ना इन्होंने एक्ट पढ़ा है ना कुछ। CAA का जो कानून बना था वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बना था, नॉट इनसाइड इंडिया बट इन द नेबरहुड कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज है। हमारी तरफ से तो एक गुहार रही है कि जो 2014 की डेट है उसको हटा के अभी 2024 कर दीजिए। जो भी वहां पर बांग्लादेश में जिस तरह से चीजें हो रहा है, तो बांग्लादेशी हिंदूज जिनको आना है शुड बी एबल टू गेट अवेल द फैसिलिटी ऑफ CAA एंड कम इनटू इंडिया। ईरान आइसोलेट हो जाएगा और इसराइल के पीछे वेस्टर्न पावर्स हैं, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स वाले कह रहे हैं ना जी, हम तो कहते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मत अटैक करें आप। नॉनसेंस। ये बोल्टन जैसे वहां लोग हैं और बड़े लोग हैं हार्ड लाइनर्स अमेरिका में, जो कहते हैं मौका अच्छा आ रहा है, अगर करना ही है तो करो इसको, नॉकआउट द न्यूक्लियर। देखिए आज अगर इमरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो आपका ख्याल है इसराइल ने ये कुछ करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए अब जो रैशनल है, जो लॉजिक है कि ये अच्छा मौका है, ईरान ने मिसाइल्स मारे हैं, हम कहते हैं खास डैमेज नहीं हुआ, फिर वो कहते हैं नहीं हमने तो उनके एयरबेस को अटैक किया है, 4 जगह पे किया है, ये किया है, वो किया है। तो अब इसराइल की तरफ से आ गया ना कि फिर अब हम बहुत हार्ड एक रिस्पॉन्स देंगे, डिसप्रोपोर्शनेटली। ये भी सारे कह रहे हैं कि, तो अब बात यह है कि इसराइल तो करेगा। वही देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था जिस मुल्क ने 50,000 लोग मार दिए हैं, अब वो रुकेगा नहीं यहाँ, अब वो पूरा अपना मकसद जो है ना वो पूरा करेगा। उधर नेतन्याहू जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तैयार बैठा है, और वो जितनी देर तक जंग चलेगी, अगर वो जंग में ऐसी जीत खाता है तो वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर रह जाएगा ना, उसको कौन रिमूव करेगा। तो उसके जाती इंटरेस्ट भी, पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी, और इजराइल स्टेट के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी सारे इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं अंडर वन अम्ब्रेला। तो दैट इज व्हाई आई सेड इन शॉर्ट टर्म में इट्स ईरान दैट इज इन ट्रबल। अब ईरान को के ऊपर अटैक आएगी, पहले तो मैं समझता हूं कि हिजबुल्लाह के ऊपर वो करेंगे, और मेरा ख्याल है ईरान को और प्रोवोक करेंगे। ईरान को पूरी प्रोवोकेशन नहीं हुई, और प्रोवोक करेंगे, मगर वो एक आखिरी स्टेज होगी। एंड यू नो, हो सकता है उन्होंने कोई असैसिनेशंस भी प्लान किए हों ईरान के अंदर, और असैसिनेशंस, बिकॉज देखिए अब ये क्लियर होगी ना बात कि इजराइल ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है ईरान के अंदर, जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। अब अभी एक्स प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद साहब का बयान आया है कि जी इजराइल ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, i.e. ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है।